के बीच के विशाल अंतर को देखिए। कला के नजरिए से देखें तो ये कोई छोटी मोटी छलांग नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया का बदल जाना है। एक तरफ हमारे पास उच्च पुरापाषाण काल के बिल्कुल साधारण से कच्चे स्टिक फिगर हैं, बस कुछ रेखाएं जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। और ठीक उनके बगल में 16वीं शताब्दी के मुगल दरबार का एक ऐसा दृश्य है जिसमें इतनी बारीकी और परिष्कार है कि इंसान बस देखता रह जाए। ये एक युग से दूसरे युग तक का सच में एक अविश्वसनीय जंप है। एकदम सही कहा। और इस विशाल ऐतिहासिक छलांग को सही से समझने के लिए हम हजारों सालों का एक क्विक टूर करने वाले हैं। हम प्रागैतिहासिक गुफाओं की कला से अपनी बात शुरू करेंगे, फिर ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रसिद्ध अजंता भित्ति चित्रों पर रुकेंगे। इसके बाद 16वीं सदी के मुगल और दक्खन सम्मिश्रण की भव्यता को देखेंगे। 18वीं सदी के अंत में कंपनी शैली से आए बड़े बदलाव को समझेंगे और आखिर में 20वीं सदी के बंगाल स्कूल तक पहुंचेंगे। ये टाइमलाइन हमें इस पूरे सफर में भटकने नहीं देगी। अब एक बहुत ही दिलचस्प क्या आप जानते हैं वाला तथ्य सामने आता है। ये सुनकर सच में हैरानी होती है कि पुरातत्वविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने भारत के प्रागैतिहासिक रॉक चित्रों को खोज निकाला था, और वो भी स्पेन की विश्व प्रसिद्ध अल्तामीरा गुफाओं की खोज से पूरे 12 साल पहले। भारत में यह अभूतपूर्व खोज 1867-68 के आसपास ही हो गई थी। है ना कमाल की बात? सच में ये काफी चौंकाने वाला है। अब जरा शिकार के इस लाल रंग के दृश्य पर एक नजर डालते हैं। इन शुरुआती कलाकृतियों के विषय क्या थे? वही शिकार करना, नाचना और रोजमर्रा के काम। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कैसे उन शुरुआती इंसानों ने अपनी बुनियादी जरूरतें यानी रोटी और सुरक्षा पूरी करते ही बिना वक्त गंवाए खुद को कला के जरिए अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। उनके लिए दीवारें एक तरह से कैनवस बन गई थीं। और फिर जैसे जैसे समय बीता ये तकनीकें और भी ज्यादा एडवांस होती गईं। ईसा पूर्व दूसरी सदी की अजंता गुफाओं को ही ले लीजिए। वहां की दीवारों पर वज्रलेप नाम के प्लास्टर का एक खास फिनिश कोट इस्तेमाल किया गया था। इसी वज्रलेप ने इन भित्ति चित्रों को समय की मार और मौसम की बेरहमी से आज तक बचाकर रखा है। इसमें आकृतियों को गहरे रंग से आउटलाइन करने की एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया भी शामिल थी। हालांकि ये सोचकर थोड़ा अफसोस होता है कि इतनी महारत हासिल करने से पहले सदियों तक जो भी कलात्मक प्रयोग हुए होंगे उनका इतिहास अब हमेशा के लिए खो चुका है। खैर, चलिए अब इतिहास के पन्ने पलटकर सीधे मुगलों के युग में चलते हैं। मुगलों के आने से पहले जो हमारी स्वदेशी शैली थी वो काफी अलग थी। उसमें सपाट परिप्रेक्ष्य, बहुत मजबूत रेखाएं और आकृतियों का एक बोल्ड चित्रण होता था। बिल्कुल, लेकिन जब 16वीं शताब्दी में मुगल शैली की एंट्री हुई तो उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक तरह की विजुअल क्रांति आ गई। उन्होंने चित्रों में एक ऐसी बारीकी और सूक्ष्मता ला दी जो पहले नहीं थी। 3 आयामी यानी 3D आकृतियां और एक तरह की ऑप्टिकल रियलिटी पेश की गई जो बहुत ही ज्यादा रिफाइंड और असली जैसी लगती थी। इस मुगल शाही दरबार के दृश्य को ही देख लीजिए। इसके हर एक डिटेल में डूब जाने का मन करता है। हाथी, घोड़े और जुलूस में चलते लोगों को कितनी सटीकता से उकेरा गया है। और वहां मौजूद पेड़ पौधों और जानवरों के चित्रण को देखिए, वो कितने असली लगते हैं। यही वो शाही भव्यता और एकदम सटीक विवरण था जिसने इस पूरे नए युग की कला को एक अलग ही पहचान दी। और दिलचस्प बात यह है कि जब मुगल कला अपने चरम पर थी, उसी के ठीक समानांतर राजपूत चित्रकला शैली भी पूरी चमक के साथ फल फूल रही थी। इसे अगर हम बांटें तो मुख्य रूप से 4 बड़े समूह बनते हैं: मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। और इनके अंदर भी अनगिनत स्थानीय शैलियां फल फूल रही थीं। ये विशाल लिस्ट सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि इस बात का पक्का सबूत है कि उस दौर में पूरे उपमहाद्वीप में कितने बड़े पैमाने पर और कितनी ज्यादा वैरायटी के साथ कला का निर्माण हो रहा था। अब अगर हम थोड़ा दक्षिण की ओर रुख करें तो दक्कन क्षेत्र के मुस्लिम राज्यों जैसे बीजापुर और गोलकुंडा की कहानी कुछ और ही थी। वहां के कलाकारों ने मुगल यथार्थवाद यानी उस ऑप्टिकल रियलिटी को साफ नकार दिया। इसके बजाय उन्होंने एक अलग ही दुनिया चुनी, शानदार विलासिता और बेहद चमकीले रंगों की दुनिया। जैसा कि एक कला समीक्षक ने कहा है, ये रहस्यवादी और शानदार स्वरों के साथ एक अधिक आंतरिक यात्रा थी। ये लोग हकीकत से ज्यादा भावनाओं और कल्पनाओं को कैनवस पर उतार रहे थे। और यहीं पर दक्कन शैली का एक बहुत ही अद्भुत आविष्कार सामने आता है, कॉम्पोजिट एनिमल या मिश्रित जानवर।
जरा सोचिए, एक बड़े जानवर की पेंटिंग जो पूरी तरह से कई छोटे छोटे जानवरों की आकृतियों को मिलाकर बनाई गई है ना? बिल्कुल अलग सोच। इसके साथ ही इन्होंने रागमाला चित्रों की भी शुरुआत की। रागमाला यानी संगीत के अलग अलग रागों और उनके मूड को रंगों और आकृतियों के जरिए दिखाने की एक बेहद खूबसूरत कोशिश। खैर, इसके बाद हम कला के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां सब कुछ उथल-पुथल हो जाता है। 18वीं सदी के अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में फैलने के साथ ही कंपनी कलम यानी कंपनी शैली का जन्म हुआ। अंग्रेजों के आने से एक हाइब्रिड, एक मिश्रित कला रूप सामने आया जो इन नई सांस्कृतिक मुलाकातों और बदलावों की एक जीती जागती तस्वीर था। हुआ यूं कि भारतीय कलाकारों ने अपने पारंपरिक रंगों को छोड़ना शुरू कर दिया और पश्चिमी वाटर कलर्स यानी जल रंगों को अपना लिया। उन्होंने कागज या हाथी दांत पर यूरोपीय तकनीकों जैसे लीनियर पर्सपेक्टिव और छायांकन का इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपने भारतीय तत्वों जैसे जटिल बारीकी, त्योहारों के दृश्य और स्थानीय विषयों को नहीं छोड़ा। पटना के आम व्यापारी हों या मुर्शिदाबाद के मुगल प्रभावित चित्र, ये सब नए और पुराने नियमों का एक बहुत ही दिलचस्प मिश्रण बन गए थे। इस पूरी स्थिति को कला इतिहासकार मिल्ड्रेड आर्चर का ये कथन बहुत ही गहराई से समझाता है। उनके मुताबिक ये शैली भारतीय कलाकारों द्वारा अपनी शैली को ब्रिटिश ज़रूरतों के अनुसार ढालने और ब्रिटिश अपील के विषयों को चित्रित करने का एक प्रयास था। ये वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। ये उस औपनिवेशिक दौर की अधीनता और कलाकारों पर पड़े उस अदृश्य दबाव की तरफ एक बहुत ही साफ इशारा करता है। होस्टी, और ठीक यहीं पर एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल पैदा होता है। इस थोपी गई पश्चिमी अकादमिक शैली के खिलाफ एक कलात्मक बगावत ने आखिर एक राष्ट्रवादी पुनरुत्थान को कैसे जन्म दे दिया? कैसे कला ने एक पूरे देश की सोई हुई चेतना को झकझोर दिया? आइए अब इस विश्लेषण का रुख औपनिवेशिक कंपनी शैली से हटाकर अपनी स्वदेशी पहचान को वापस पाने की उस उग्र और गौरवशाली लड़ाई की ओर करते हैं। और इस पूरे क्रांति की कमान संभाली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट ने। E.V. हेवल और अबिंद्रनाथ टैगोर जैसे दूरदर्शी लोगों ने पश्चिमी अकादमिक शैलियों के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पश्चिमी भौतिकवाद को सिरे से खारिज कर दिया। उनका साफ कहना था कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए, मुगल लघुचित्रों की उन बेहतरीन तकनीकों और अजंता के भित्ति चित्रों की उस गहरी आध्यात्मिकता की ओर। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये कला के मैदान में लड़ी जा रही एक पूरी वैचारिक क्रांति थी। और इसी राष्ट्रवादी आंदोलन की आग से निकलकर आई ये बेहद प्रतिष्ठित और शक्तिशाली पेंटिंग भारत माता। अवनींद्रनाथ टैगोर की इस रचना को अगर हम तटस्थ रूप से देखें तो इसमें एक युवा महिला को हिंदू देवी देवताओं की तरह 4 भुजाओं के साथ दिखाया गया है। उनके चारों हाथों में ऐसे प्रतीक हैं जो उस वक्त की राष्ट्रीय आकांक्षाओं को दर्शाते हैं। ये सिर्फ एक चित्र नहीं था, बल्कि ये आगे चलकर स्वदेशी आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा दृश्य और भावनात्मक आधार बन गया था। बिल्कुल, और ये बहुत ही शानदार ढंग से साबित करता है कि कला कितनी शक्तिशाली हो सकती है। अब इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करना चाहते हैं। अगर कला किसी समाज की आत्मा को इतनी गहराई से, इतनी सच्चाई से दर्शाती है, तो भविष्य के इतिहासकार हमारे आज के युग के इन सांस्कृतिक बदलावों और टकरावों के बारे में क्या सोचेंगे? हमारी छोड़ी गई कलात्मक विरासत से वे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हजारों सालों की इस यात्रा से हमें बस यही समझ आता है कि इंसान की अभिव्यक्ति और अपनी पहचान की खोज कभी नहीं रुकती। इसी विचार के साथ आज के इस विशेष विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि यह सफर हम सभी के लिए एक शानदार अनुभव रहा होगा।